नमस्कार, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो जो 9 बजे अपलोड हुई है इस चैनल पर, वो रैपिड रिवीजन की पहली वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 से लेके 5 तक के कॉन्सेप्ट बताए। इस रैपिड रिवीजन की सीरीज में मेरा फोकस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको रिवीजन कराने का है। कोई डीप डाउन स्टडी कराने का मेरा कोई मकसद नहीं है। अभी जो ये वीडियो आपको मिलने वाली है, ये पार्ट 2 है, जिसमें मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि चैप्टर नंबर 7 है, और ट्रायंगल और सर्कल जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 और 10 है, इसका डिस्कशन करने वाला भाई। ये जो चैप्टर नंबर 6 और 10 है, इसी को हम ज्योमेट्री का सेक्शन बोलते हैं, और हमारे मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री का सेक्शन बोलते हैं। और 15 नंबर की ज्योमेट्री आने वाली है, और 6 नंबर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने वाली है। तो 6 नंबर भी कोई खराब नंबर नहीं है, 6 नंबर बहुत होते हैं एमसीक्यू में, और 2-3 नंबर के क्वेश्चंस में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को मिल जाएगी। ट्रायंगल और सर्कल से क्या कुछ देखने को मिल सकता है, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। मेरा नाम है मोहित आनंद, और अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो पुरानी सारी वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, सबसे पहले बात करूं चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है मेरा ट्रायंगल चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? ट्रायंगल्स। सबसे ज्यादा मैंने देखा है बच्चे ज्योमेट्री को लेके जो है थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं। भाई, इसमें एक चीज तो जो आपको बिल्कुल आनी चाहिए वो है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए वो है कन्वर्स बीपीटी। और तीसरी चीज जो आनी चाहिए वो है सिमिलैरिटी। क्या है? सिमिलैरिटी। तो 3 चीजें आपको आनी चाहिए कि ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करना है, अगर कन्वर्स बीपीटी आ गई तो कैसे प्रूव करना है, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आ गई तो कैसे प्रूव करना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स बीपीटी मैंने अपने चैनल पर पढ़ाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखें जाके। ठीक है। बाकी क्योंकि ये रैपिड रिवीजन क्लास है, तो मैं यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है। भाई, हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमारी बीपीटी कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के, एक हमने ट्रायंगल ले लिया मान लो, अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई। भाई, 3 साइड है, मान लो ये ट्रायंगल है ए, बी और सी, और मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची डीई। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करती है दो साइड ए बी को डी पे और ए सी को ई पे, तो इनके जो रेशियो होंगे, यानी अगर मैं बीपीटी की बात करूं तो ए डी अपॉन में डीबी का रेशियो ए ई अपॉन में ईसी के रेशियो के बराबर होगा। ये चीज हम अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में प्रूव करते हैं। गिवन क्या दिया होता है? गिवन ये दिया होता है कि जो डीई है वो हमारा पैरेलल है किसके मेरे बच्चों? बीसी के पैरेलल। तो प्रूव करने को भी थ्योरम आ सकती है, और किसी ट्रायंगल में साइड का रेशियो देके कोई सी साइड का मेजरमेंट पूछ सकता है, उसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वो लगवा देगा। तो अगर हमें किसी भी चीज में बीपीटी लगानी है तो हमें यह ध्यान रखना है कि उसमें साइड्स जो है वो पैरेलल गिवन होगी, तो हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग बीपीटी साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। अगर मैं बात करता हूं कन्वर्स बीपीटी की, तो कन्वर्स बीपीटी ये कहता है कि अगर, बीपीटी ये कहता है कि अगर एक लाइन, एक लाइन ले ली हमने डीई, अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल के, अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि अगर एडी अपॉन डीबी का रेशियो एई अपॉन ईसी के रेशियो के बराबर है, तो जो लाइन ये काम कर रही है वो उस ट्रायंगल के तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, यानी डीई पैरेलल बीसी हो जाएगी। ये कन्वर्स बीपीटी है। ध्यान रखना, यहां ये गिवन था मेरे बच्चों, यहां ये गिवन था, और ये हमें प्रूव करना होता है अगर थ्योरम आती है। सिमिलरली कन्वर्स बीपीटी में रेशियो इक्वल है, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि जो लाइन ये काम कर रही है वो पैरेलल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने एक और वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रूव और मोटिवेट के बीच के अंतर को समझाया था। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि कई बच्चे जो अब सिलेबस देख रहे होंगे उनको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर, ज्योमेट्री वाले चैप्टर में किसी थ्योरम के तो आगे लिखा हुआ है प्रूफ, और किसी थ्योरम के आगे लिखा हुआ है मोटिवेट, एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके देख ले, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला आपका क्लियर हो गया बीपीटी, दूसरा कन्वर्स बीपीटी। आइए तीसरे पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं।
सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी किन्हीं भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने की क्या कुछ कंडीशन, क्या कुछ क्राइटेरिया हो सकती है। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। अगर उनका शेप क्या है, सेम है, दिखने में एक जैसे हैं, आकार एक जैसा है, मेजरमेंट एक जैसा हो या ना हो इस बात की गारंटी नहीं है। जैसे कोई भी दो सर्कल, टू सर्कल्स, जैसे कि टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आप समझिएगा बात को, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये क्या हो सकते हैं, दो सर्कल आपस में सिमिलर हो सकते हैं, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इनका शेप कैसा है, इनका शेप सेम है। कॉन्ग्रेंसी में शेप तो सेम होता ही है, साइज भी सेम हो जाता है, यानी एरिया, पैरामीटर सब कुछ इक्वल हो जाता है। यहां शेप की बात कर रहे हैं। अब अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो उसकी क्या कुछ क्राइटेरिया है, तो वही क्राइटेरिया अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें तो उसी क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया है और उन सभी थ्योरम के आगे मोटिवेट लिख दिया गया। जनरली तो देखो क्या होता है कि अगर दो फिगर सिमिलर हैं, दो फिगर, यहां पर उन दो फिगर को दो ट्रायंगल मान के चल रहे हैं, तो दो बातें होंगी। पहली बात कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। दूसरी सी कि रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा ना कंफ्यूज रहता है। क्योंकि बच्चा 9वीं पढ़ के आया है तो बच्चे के दिमाग में क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये बात तो वो हजम कर जाता है। उसे लगता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, बट बेटा ऐसा नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल है, वो सिमिलर नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया कि मान लो ट्रायंगल आर सिमिलर, तो उनसे ये दोनों चीजें हम अपने आप ले सकते हैं और रीजन में लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब जाहिर सी बात है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इन्हीं में से कुछ कंडीशन के ऊपर सिमिलर होगा। तो पहली क्राइटेरिया होती है एंगल एंगल क्राइटेरिया, जिसको हम एंगल एंगल सिमिलरिटी बोलते हैं। यानी अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। दूसरा दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो और एक एंगल इक्वल है, तो उसको हम कह सकते हैं एंगल साइड साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहली तो क्राइटेरिया हो गई एंगल एंगल, ठीक। दूसरी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए तो वो सिमिलर हो गए। और तीसरी में क्या हो सकता है, तीसरी में हो सकता है तीनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाए तो भी साइड 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 सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए, साइड एंगल साइड 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 एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। एंगल 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 भाई वही है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो तीसरा तो ऑलरेडी इक्वल होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो, तो दिए गए क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया, वो डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, उससे आप सिमिलर प्रूफ कर दोगे। और अगर सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो उसके बाद उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये चीज हम जैसे जब कॉन्ग्रेंसी करते थे तो क्या लिखते थे मेरे बच्चों, सीपीसीटी लिखते थे ना भाई, कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहां वो सीपीसीटी नहीं लिखा, यहां पर हम कह देंगे कि अगर दो ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, देन ये दोनों बातें हो सकती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल होंगे। और उनमें से कुछ ये क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड 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 क्राइटेरिया लगा के ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पर ही आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे। बिल्कुल दिमाग को शांत रखकर क्वेश्चन करिएगा, चीजों को ढूंढिएगा तो चीजें मिलेंगी और क्वेश्चन हो जाएंगे। पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल शांत दिमाग से आपको पेपर देके आना है। आइए कुछ और बातों पे डिस्कशन करते हैं।
अब ट्रायंगल चैप्टर में तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है, इसके अलावा तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, एनसीईआरटी मस्ट है, करके जाना है, ठीक, रफ रफ कर लो, पता होना चाहिए एनसीईआरटी में विद एग्जांपल्स कि आपके क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने साइंस के पेपर में देखा है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस दिए गए। अब जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 10 की, तो वैसे तो चैप्टर नंबर 10 अपने आप में एक कहानी है जिसको हमने सर्कल्स नाम दिया है, वृत्त। लेकिन अगर मैं 10th क्लास की बात करूं, अगर मैं 10th क्लास की बात करूं, तो दो ही चीज गिवन है यहां पर। पहली चीज क्या है कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के। किस पे, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी को वो इस तरीके से कह देता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के। वो रेडियस जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खींची गई है। यानी कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो ये उसका सेंटर है, यहां मैंने खींच दी टेंजेंट, तो ये जो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस खींचूंगा, मान लो ये टेंजेंट खींच दी 80, तो मैं कह सकता हूं 80 पे ओ ए परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरी चीज जो हमें यहां पर ध्यान देनी है, वो दूसरी चीज ये है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। किसी सर्कल पर बाहर के किसी बिंदु से खींची गई टेंजेंट, मान लो ये बिंदु टी है और टी से दो टेंजेंट खींचे, टी ए और टी बी, तो ये दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, यानी ए टी इज इक्वल्स टू बी टी होगा। ये कह रहा है थ्योरम। और ये दो ही ऐसी थ्योरम है जो इस सर्कल चैप्टर के सिलेबस में आपको मिलेगी सीबीएसई की वेबसाइट पे। अदरवाइज तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, मान लो जैसे ये एक थ्योरम तो ये भी आ जाती है, दोनों टेंजेंट के बीच बना एंगल और रेडियस के बीच बना एंगल सेंटर पर, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। यानी कि एंगल ए टी बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना होगा, 180 होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ये ध्यान रखोगे तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो एमसीक्यू में इसका, ठीक। और अभी आपने अगर मेरी सीरीज के साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आपने देखा होगा इसी में कई बार क्या कर रहा है, एंगल दे करके ट्रिग्नोमेट्री भी लगवा दे रहा है। इतना वाहियात एग्जामिनर है कि भैया वो कुछ भी करवा सकता है। आपको जुमला तो पकड़ाएगा सर्कल चैप्टर का, लेकिन कहानी किसकी घुसा देगा, ट्रिग्नोमेट्री की घुसा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा, इस शादी किसी और की, दीवाना कोई और। अब जाहिर सी बात है कि दीवाना हो रहा है तो ऐसे ही तो नहीं हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आजकल तो आप भी समझदार हैं, 10वीं में बेशक है। तो सर्कल चैप्टर से ये दो थ्योरम, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, इसकी बात की गई है। और आप देख भी रहे हैं इस पे भरपूर क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन कभी ट्रायंगल के चारों तरफ टेंजेंट बना दे रहा है, क्योंकि ट्रायंगल के साइड को टेंजेंट बना दे रहा है बीच में सर्कल डाल के। कभी क्वाड्रिलेटरल, अभी पीछे क्वेश्चन कराया है क्वाड्रिलेटरल पे, आप जाके उसकी वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था हमारा चैप्टर नंबर 10 का। आइए आगे विस्तार से कुछ और बात। चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है ना भाइयों, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और मेरे को लगता है इसको ना हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि एक तो बेचारा अकेला आ गया सेक्शन में, अकेला तो रियल नंबर का भी आ जाता है, उसको भी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। और ये कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो बंटाधार कर देते हैं। दो ही चीज इसमें ध्यान रखनी है। पहला तो आपका सबसे प्रिय भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये कहता है कि तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। तो हम इसे क्या करते हैं, जेल में भेज देते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन फिर ये एकदम से आके धप्पा कर देता है। आइस पाइस जो खेलते थे ना बचपन में, अभी भी आप लोग खेलते होंगे। और दूसरा फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला मेरे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला दो आपको यहां पर ध्यान रखना है। कैसे, मान लो हमने दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ले लिया ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक बिंदु ले लिया बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इनके बीच की अगर दूरी निकालनी है तो क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इस पे हमें लगा देना है अंडर रूट। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है ए और बी का। सेक्शन फॉर्मूला में आपसे इंटरनल डिवीजन पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
अब कईयों को तो पहली बार सुन रहे होंगे कि ये इंटरनल डिवीजन क्या है। इंटरनल डिवीजन का मतलब यह है कि मान लीजिए दो बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा है ए और बी, और ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 जैसे ऊपर थे, और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। एक तीसरी बिंदु है इस पर P जिसके कोऑर्डिनेट है x y। इंटरनल डिवीजन का मतलब है कि जो बिंदु या जो लाइन दो बिंदु को मिलाने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा होगा वो अंदर होगा इन लाइन में। तो सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल तब लगाया जाएगा कि P जो है वो AB को M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या बना भाई, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है यहां पर, ये अगर कॉम्बिनेशन आपने चेंज कर दिया तो गई भैंस पानी में, कोई बचा नहीं सकता। M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया ये मुझे x कोऑर्डिनेट देगा, और ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया ये मुझे y कोऑर्डिनेट देगा। ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसके हैं, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट उसी पॉइंट P के हैं जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन A और B को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है और वीडियो में यहां तक आप आए हैं तो लाइक करके शेयर करके कमेंट करना तो बनता है कि भैया मेहनत कर रहे हैं मास्टर जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल कुछ तो मिलना चाहिए, नहीं? तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करिए मेरी, और चैनल विजिट करिए, बहुत सारी चीजें मैथ्स की पढ़ा रखी हैं, काम में आएंगी। अब सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला में कुछ चीजें आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम में बहुत काम है। मान लीजिए आपको एक चीज कह दे कि डिस्टेंस फाइंड करो, किससे, किसी बिंदु की, किससे, ओरिजिन से। अगर आपको किसी बिंदु की डिस्टेंस निकालनी है किससे, ओरिजिन से, तो मान लो पॉइंट दे दिया ए के कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स और वाई, और ओरिजिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से तो सिंपली जो डिस्टेंस होता है वो गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम होता है। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू आ जाए सीधा स्क्वायर करके सम कर देगा। भाई हम ए का डिस्टेंस निकाल रहे हैं किससे, ओ से, तो जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे उनके स्क्वायर का सम कर दो, वही ए की दूरी है किससे, ओरिजिन से। कोई कुछ सोचना ही नहीं, ठीक। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कहता है कि पॉइंट क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एक लाइन को। तो जो पॉइंट बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांट रहा है। किसमें बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। और जब ऐसी बात लिख दे तो भाई सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। वो ये कह रहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो किसी लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमने सेक्शन फॉर्मूले में M1 रेशियो क्या लगाया था, M2। यहां पर वो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो जब कोई पॉइंट किसी लाइन को बाइसेक्ट करता है तो वो पॉइंट उस लाइन का क्या कहलाता है, हाँ बोल दो, सही बात है, मिड पॉइंट कहलाता है। तो अब जो फॉर्मूला हो जाएगा कि उस, मान लो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, उस लाइन को के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। भाई दो बिंदु से मिल गई तो बनी होगी लाइन, और x2 y2। तो अगर मिड पॉइंट है तो सीधा x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। भाई ये सेक्शन फॉर्मूले से ही आया है, ये सेक्शन फॉर्मूले से ही आया है। क्यों, क्योंकि M1 और M2 कितना हो गया, 1:1। तो बताओ जब 1:1 हो गया तो क्या यही फॉर्मूला बनेगा, इसी को मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। जब कोई बिंदु किसी दो बिंदु से मिलकर बनी लाइन को बाइसेक्ट करे, दो बराबर भागों में बांटे, तो आपको रेशियो 1:1 ले लेना है, और जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, अगर मान लो कह दे कि एक पैरेललोग्राम है और उसमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन, और कह दे डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट वर्ड आ गया ना, मतलब जहां बाइसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसी फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट निकलेगा। लास्ट वीडियो में ही इस पे क्वेश्चन है, जाके जरूर देखें, एमसीक्यू सीरीज वाली में या प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली। जो रेगुलर अपडेट में है उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि पॉइंट जब बाइसेक्ट करता है एक लाइन को, ये तो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, फॉर्मूला दे रहा हूं। मान लो एमसीक्यू में आ गया
तो उस पर आप ऐसे करके आराम से क्वेश्चन निकल जाओगे, टेंशन लेने वाली बात होगी नहीं। और एक कॉन्सेप्ट यह है कि इफ रेशियो इज नॉट गिवन, इफ रेशियो इज नॉट गिवन, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और रेशियो दिया ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, लेट द रेशियो बी, आपको रेशियो को क्या करना है, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1 ले लेना। बच्चे के दिमाग में आता है सर M1 रेशियो M2 भी ले सकते हैं, भाई ले तो सकते हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आप M1 रेशियो M2 लोगे तो यहां पर कितने वेरिएबल हो गए, आप खुद बताओ, 2 वेरिएबल हो गए, क्योंकि ना तो M1 पता ना M2 पता। अब जब 2 वेरिएबल हो गए तो हमें कितने इक्वेशन चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए, 2 इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। तो खामखा जो आपका सवाल है वो क्या हो जाएगा, लेंदी, और मेरे को नहीं लगता कि ये वर्थ इट है। तो उससे अच्छा के रेशियो 1 मानो, और के की वैल्यू मान लो आ गई 2/7, लेट कर लो। तो जो रेशियो था के रेशियो 1 अब हो जाएगा 2/7। इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो रेशियो अगर नहीं दिया हो तो आपको पता है रेशियो को क्या मानना है। दूसरी चीज, अगर कह देता है ए पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, कह दे कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो ध्यान रखना उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। तो एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x,0। लेकिन अगर वही कह दे कि एक पॉइंट लाई करता है किस पे, वाई एक्सिस पर, किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ध्यान रखना उसका एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम एबिस्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एबिस्का, वो 0 हो जाएगा और कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के लिए क्यों सोचना पड़ रहा है, भाई करो ना लाइक। एक चीज और लास्ट, और फिर करूंगा वीडियो का खात्मा। ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, थोड़ी लाइन टेढ़ी बन गई है, भावनाओं में नहीं बहना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। आपको पता है ये ओरिजिन होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। पहली चीज आपको बता देता हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो उसी के हिसाब से कोऑर्डिनेट आएंगे। कहने का मतलब ये है कि कई बार कोऑर्डिनेट ना देकर के क्वाड्रेंट का जिक्र कर देता है, तो साइन पता होने चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होगा यानी कोऑर्डिनेट, और वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मान लो एक पॉइंट दे दिया, यहां ये पॉइंट दे दिया ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए एक्स कॉमा वाई, क्या दे दिए, एक्स कॉमा वाई। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये इस तरीके से पॉइंट है। अब समझना बात को, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। अगर मैं कह दूं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक पॉइंट दे दिया ए जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और क्वेश्चन पूछ लिया कि ए के डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से। कई बच्चों की हालत खराब हो जाती है इसमें, जिनका बेसिक गोल है, भाई जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो इसी एक्सिस से तो डिस्टेंस पूछ रहा है, अब इस एक्सिस से डिस्टेंस तो यही मेजर करोगे, और ये पॉइंट कहां है, ये ऊपर जो मेजर करोगे क्या वो ये वाली लाइन बताएगी। तो अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा जा रहा है तो जो उसकी वाई कोऑर्डिनेट होगी, क्या चीज, वाई कोऑर्डिनेट, वही उसका डिस्टेंस होगा। यानी मैं कह सकता हूं वाई यूनिट। वाई यूनिट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, वाई। लेकिन अगर वही कह देता कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस, कि भैया बताओ वाई एक्सिस से वो कितनी दूरी पर है, तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है वो तो यही बताएगा ना, ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी से है, इस दूरी से, तो ये मेजरमेंट क्या बताएगा, ये तो एक्स एक्सिस बताएगा। तो जो एक्स यूनिट हो जाएगा इसका आंसर, यानी जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होगी। अपने कमेंट और रिव्यू छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। देखिए किसी भी तरह की अगर आपको मेरी तरफ से कमी आती है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप कमेंट करें तो अपनी मर्यादा का बिल्कुल पालन करें, क्योंकि हम एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में है, तो वो एक बहुत ही इंपैक्टफुल कमेंट लगता है, अच्छा भी लगता है, और हम फिर उसे रिमूव करने में भी हिचकिचाते नहीं है, ठीक है। तो आज 3 चैप्टर का इसमें डिस्कशन किया वीडियो में, ट्रायंगल, सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 1 से 5 की वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, उसको भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री और जो बचे हुए चैप्टर हैं उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, राम राम, सब